पार्ट 6 की शुरुआत में हमें एक जबरदस्त किस्म की तबाही को दिखाया जाता है। हम एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पुलिस ऑफिसर का इंटरव्यू देखते हैं जो कि इस हादसे में बच गया होता है। इस बंदे का नाम समन है और वहाँ पर बैठी एक न्यूज रिपोर्टर उससे कहती है कि आपको पता है आपके एक्शंस की वजह से आपको बहुत ज्यादा हेट मिल रही है पूरी दुनिया से। तो समन उससे बोलता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, एक अफ्रीकन एलिफेंट को रोकने के लिए हमने एक पूरी आर्मी को बुलाया था। तुम्हें क्या लगता है वो कोई मामूली एलिफेंट था? एक बार जाकर उसका साइज देखना, 977 जानवर मर चुके हैं इस हादसे में और तो और 41 इंसानों की भी जान गई है। और ये तो सिर्फ इस बीस्ट का एक दिन का खाना है। हमने उसे रोकने की पूरी कोशिश की थी। हाँ, अगर किसी चीज की कमी थी तो वो थी हमारे ट्रूप्स के नंबर। हमारी वेपनरी बहुत ही ज्यादा कमजोर थी उसके सामने। हमें एक एयर स्ट्राइक कर देनी चाहिए थी उस पर, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। और जिस चीज ने उस एलिफेंट को डिफीट किया है वो एक इंसान था। मैंने अपनी आंखों से देखा, वो इंसान ब्लैक कपड़ों में था, उस एलिफेंट को मारकर उसका गोश्त खा रहा था। दोस्तों, दरअसल ये यूचिरो हनुमा ही होता है। जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि अब बाकी और उसके फादर की फाइट होने वाली है बहुत ही जल्द। तो यूचिरो हनुमा ईस्ट अफ्रीका आया होता है अपनी ट्रेनिंग के लिए और वहाँ पर ही उसका सामना इस एलिफेंट से होता है। अब ये सब कुछ सुनने के बाद वो रिपोर्टर से कहती है, क्या आपको सच में लगता है कि हम आपकी बात पर यकीन कर लेंगे? क्या कोई इंसान इतने बड़े मॉन्स्टर को मार सकता है? ये कैसी बातें कर रहे हो आप? अगर मैंने अपनी आंखों से ये ना देखा होता तो मैं इस पर कभी भी यकीन नहीं करता। और तभी हमें बाकी की एक झलक दिखाई जाती है जो कि ग्रास के अंदर एक मेंटिस को पकड़ रहा होता है। मेंटिस एक तरह से ग्रास हॉपर्स होते हैं। अब अगली सुबह बाकी के स्कूल के सामने एक बच्चा खड़ा होकर थर थर कांप रहा होता है और पीछे खड़े कुछ बच्चे उस पर हंस रहे होते हैं। दरअसल वो तीनों बच्चे उस पहले वाले बच्चे को फोर्स कर रहे होते हैं। वो उसे कहते हैं, ओए जितना मैं ना तो स्कूल के अंदर जाके दिखा, मैंने सुना है कि स्कूल में एक मॉन्स्टर है। दरअसल ये लोग बाकी की ही बात कर रहे होते हैं। वो बच्चे इसे बाकी से लड़ने के लिए मजबूर कर रहे होते हैं और वो बच्चा जैसे ही अंदर जाता है तो वो सबसे पहले उन्हीं 3 गुंडों को देखता है जो कि हमने पिछले पार्ट में देखे थे। वो बच्चा कांप रहा होता है पर फिर भी वो हिम्मत करके अपनी जेब में से एक नाइफ निकालता है और ये नाइफ देखकर वो तीनों के तीनों हंसने लग जाते हैं और वो बच्चा डर के मारे रोने लगता है और वो कहता है, अगर दम है तो मुझसे लड़ो। माफ करना बच्चे, लेकिन हम में से कोई भी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है, लेकिन हाँ हम तुम्हारे लिए दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे को ला सकते हैं। तुम एक रिवर के किनारे इंतजार करो और अगर तुम टाइम पर वहाँ पर नहीं पहुँचे तो हम लोग एक बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। अब वो बच्चा टाइम पर उस रिवर के पास पहुँच जाता है। उसके तीनों दोस्त भी होते हैं वहाँ पर और देखते ही देखते वो लम्हा आ जाता है जब बाकी उस बच्चे के सामने आ जाता है और उसे देखते ही उसके तीनों के तीनों दोस्त वहाँ से भाग लेते हैं। लेकिन वो बच्चा खड़ा रहता है जिसने बाकी को चैलेंज किया होता है फाइट के लिए। वो बच्चा बाकी से लड़ने के लिए अपना नाइफ निकाल लेता है और तभी बाकी आगे आकर उसे कहता है, कैसे हो बच्चे, मेरा नाम बाकी है। और वो बच्चा बाकी को अपना नाम बताता है, मेरा नाम युमिना आयुकावा है, क्या तुम ही हो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट दुनिया में? अब बाकी उस बच्चे से लड़ने के लिए अपनी जैकेट उतार लेता है और उसके मसल्स देखकर वो बच्चा उसे कहता है, मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतने बड़े मसल्स नहीं देखे थे। बाकी उसे कहता है, बच्चे ये उम्मीद बिल्कुल भी मत रखना कि मैं तुम पर रहम खाऊंगा। वो तीनों के तीनों बच्चे दूर खड़े होकर ये सब देख रहे होते हैं। अब रोमिना मन ही मन सोचता है, ये क्या मैंने गलती कर दी यार, मैं नहीं लड़ सकता इससे, मैं तो बस स्ट्रॉन्ग बनने का नाटक कर रहा हूँ। युमिना और बाकी एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं और तभी बाकी वहाँ से गायब होकर युमिना के पीछे आ जाता है और उसके पिछवाड़े पे एक थप्पड़ मारता है। उसके पिछवाड़े पर वो थप्पड़ छप जाता है और वो बच्चा उड़ता उड़ता पानी में गिर जाता है। और ये देखकर उन तीनों बच्चों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। रोमिना पानी से बाहर आता है और बाकी उससे हाथ मिलाते हुए कहता है, बच्चे आज से हम दोस्त हैं। और इसी तरह से रोमिना और बाकी के बीच में दोस्ती हो जाती है। वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी कैप्टन गैरी स्टैडम वहाँ पर आ जाता है। इस बंदे को भी हम पहले के पार्ट्स में देख चुके हैं और गैरी स्टैडम बाकी को उस एलिफेंट के बारे में बताता है जिसे यूचिरो हनुमा ने बहुत ही बेरहमी से मार डाला था। और गैरी स्टैडम उसे कहता है, तो क्या तुम रेडी हो अपने पापा से लड़ने के लिए? यूचिरो हनुमा ने तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया है। पर बाकी हंसते हंसते उसे कहता है, अरे ये तो सिर्फ एक मामूली सी एक बाप और एक बेटे की लड़ाई है, आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और ये सुनकर गैरी स्टैडम हैरान रह जाता है कि बाकी इतना कॉन्फिडेंट कैसे है, क्या इसे डर नहीं लगता? और गैरी स्टैडम जाते जाते उसे कहता है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस मुझे काफी अच्छा लगा पर यूचिरो हनुमा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बाकी अपना ध्यान रखना। अब थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और रोमिना बाकी से कहता है, क्या ये बात सच है कि तुम्हारे फादर ने एक इविल एलिफेंट को मार गिराया? और तभी बाकी उसे कहता है, लगता है मुझे भी किसी मॉन्स्टर से फाइट करनी होगी अब। और ये बोलते ही वो हवा में मुक्के चलाने लगता है। रोमिना उसके पंचेस को देखकर समझ जाता है कि ये शैडो बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। शैडो बॉक्सिंग एक ऐसी ट्रेनिंग टेक्निक है जिसमें बस आपको सोचना होता है कि आपके सामने जिस भी ओपोनेंट से आप फाइट करने वाले हो के सामने खड़ा है और अब आप उससे फाइट करते हो अपने माइंड में, जैसे कि बाकी सिर्फ सोच ही नहीं रहा, ऐसा लग रहा है कि असली में कोई ओपोनेंट उसके सामने ही खड़ा है। रोमिना कहता है कि बाकी इस वक्त भी किसी बॉक्सर से लड़ रहा है। जिस तरह से वो लड़ रहा है ऐसा लग रहा है कि उसका ओपोनेंट सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कि है एडम माइकल। एडम माइकल एक जमाने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक बॉक्सर हुआ करते थे। वो 3 बच्चे भी बाकी और उसके इमेजिनरी ओपोनेंट की फाइट को देख रहे होते हैं कि आखिर ये चल क्या रहा है, क्या ये सच में लड़ रहा है कि क्या हो रहा है। उस फाइट में लड़ते लड़ते बाकी के नाक से खून भी निकलना शुरू हो जाता है। अब रोमिना बाकी के साथ उसके घर पर जा रहा होता है और
वो रोमिना को एक बेसमेंट के अंदर लेकर आता है जहाँ पर एक टेबल पड़ा होता है। बाकी उसे कहता है, मेरा फादर अब मुझे एक ओपोनेंट की नजर से देखते हैं, उन्होंने डायनासोर से भी बड़े एक एलिफेंट को हराया और स्ट्रॉन्ग बनने के लिए मैं अब इससे लड़ूंगा। और इसके बाद अचानक से ही बाकी पर कोई चीज हमला करने लगती है, जिसे देखकर रोमिना भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता, पर बाकी पर लगातार हमले हो रहे होते हैं। और तभी बाकी उसे कहता है, रोमिना क्या तुम्हें पता है जिस ओपोनेंट के साथ अब मैं लड़ने वाला हूँ ये उस एलिफेंट से भी ज्यादा ताकतवर है, ठीक मेरे सामने खड़ा है, वो जो सामने टेबल दिख रहा है ना तुम्हें, वहीं पर पड़ा है वो। रोमिना टेबल पर एक मेंटिस को पड़े हुए देखता है। ये इससे लड़ रहे हो तुम? बाकी उसे कहता है, हाँ इससे लड़ रहा हूँ मैं। क्या तुम्हें पता है मेंटिस बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल बॉक्सर्स होते हैं, इनकी पावर हद से ज्यादा बढ़कर होती है। अगर किसी बीटल का साइज किसी इंसान जितना होता तो इंसान उस बीटल को कभी भी नहीं हरा पाता। इन सब के पाँव देखो, इमेजिन करो अगर ये सब बड़े होते तो ये इंसान को इतनी बुरी तरह से काटते कि उसकी हड्डी तक नहीं बचती। वार करना, झपटना, काटना, वो अपनी सारी की सारी टेक्निक्स में माहिर होते हैं। अगर इनका वजन 100 kg होता तो ये बहुत ही आसानी से किसी भी जानवर को आसानी से मार देते, पर कुदरत ने इन्हें छोटा बनाया। और बाकी उसे बताता है कि मैं ऐसा इमेजिन करूंगा कि ये मेंटिस साइज में बिल्कुल मेरे जितना है और इसका वजन 200 किलो है। मेंटिस और बाकी की लड़ाई शुरू हो जाती है। बाकी उस पर एक किक मारता है, लेकिन वो किक मारते ही बाकी पीछे को होने लगता है। ये देखकर बाकी हैरान रह जाता है। बाकी पहली बार काफी नर्वस दिख रहा होता है। बाकी अपने मन में ही उससे फाइट कर रहा होता है। बाकी घूमता घूमता सीलिंग से ऊपर दीवार से जाकर टकराता है। अब बाकी को गुस्सा आ चुका है और वो उस मेंटिस पर खतरनाक हमले करना शुरू कर देता है, पर वो मेंटिस बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। अब बाकी के चेहरे से खून निकलना शुरू हो जाता है। रोमिना उसे कहता है, बाकी मुझे लगता है अब तुम्हें इस फाइट को खत्म कर देना चाहिए। लेकिन बाकी तो मानो किसी और ही दुनिया में होता है, वो बस उस मेंटिस को ही घूर रहा होता है। अब उस मेंटिस के आगे बढ़ने पर ही बाकी उसकी गर्दन पर 2 वार करता है। अब बाकी रोमिना से कहता है, हर एक ओपोनेंट की एक वीकनेस होती है और इससे फाइट करते करते मेरी बॉडी अपने आप मुझे बता रही है कि मुझे इससे कैसे लड़ना है, कब डिफेंस करना है, कब अटैक करना है। और अब बाकी धीरे धीरे उस मेंटिस पर हावी होने लगता है। बाकी के एक्सप्रेशंस भी चेंज होने लगते हैं और उसके वार भी बिल्कुल एक्यूरेट जगह पर जाकर लगते हैं और देखने से लगता है कि अब कोई ईगल उस मेंटिस से फाइट कर रही है। अब मेंटिस डर के मारे पीछे हटने लगता है और बाकी उस मेंटिस को हरा देता है। अब इसके बाद हम एक वाटरफॉल को देखते हैं जिसके पास ही में एक होटल बना होता है जहाँ कैप्टन गैरी स्ट्रैडम और उस होटल का मैनेजर वहाँ पूल के पास खड़े होते हैं। वो मैनेजर उसे बताता है कि योजिरो हनुमा इस पूल में तैरने आता है जब इस पूल में बहने वाले पानी की स्पीड 200 किलोमीटर/आवर से ऊपर चली जाती है। ये सुनकर गैरी स्ट्रैडम कहता है, इतने तेज पानी में तो इंटरनेशनल लेवल का एथलीट भी स्विम नहीं कर सकता। मैनेजर उसे कहता है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर योजिरो हनुमा को इसमें स्विम करके मजा आता है। और भाई तभी हम योजिरो हनुमा को देखते हैं जो कि उस पूल में स्विमिंग कर रहा होता है। ये देखकर गैरी स्ट्रैडम हैरान रह जाता है और पूछता है, मैनेजर कब से ये ऐसे ही इसमें स्विम कर रहा है? मैनेजर उसे बताता है, यस सर, 1 घंटा तो हो ही चुका है। और अब योजिरो हनुमा एक लंबी सी डाइव लेकर उस पूल से बाहर निकलता है और बाहर आके ही योजिरो हनुमा कहता है, तुम्हें दिखता नहीं है मैं छुट्टियों पर आ रखा हूँ, मुझे तंग करना बंद करो। अब इसके बाद वो दोनों होटल के अंदर आ जाते हैं और वो दोनों बाकी के बारे में बात कर रहे होते हैं। गैरी स्ट्रैडम उसे कहता है, सर क्या आपको पता है बाकी ने एक इमेजिनरी मेंटिस को हरा दिया जो कि साइज में 200 किलो का था। और ये सुनकर योजिरो हनुमा एक डीमन की तरह हंसने लग जाता है और कहता है, अरे जितना मर्जी बड़ा हो, है तो वो नकली ही, मेरे सामने नहीं टिक पाएगा वो। अब इसके बाद हम एक परेड को देखते हैं। ये परेड उस कंट्री के प्रेसिडेंट के वहाँ पर आने की खुशी में रखी होती है, पर तभी देखते ही देखते वो प्रेसिडेंट गायब हो जाता है उस गाड़ी से। ये न्यूज हर जगह फैल जाती है, सब लोगों को समझ नहीं आता कि प्रेसिडेंट कहाँ गया। तभी टीवी स्क्रीन में हम लोग देखते हैं किसी आदमी ने प्रेसिडेंट को किडनैप कर लिया है और उसे एक होटल में लेकर गया है। और फिर हम उसी होटल के अंदर उस प्रेसिडेंट को देखते हैं। वो किडनैपर कोई और नहीं बल्कि बाकी होता है। सबसे पहले बाकी उससे माफी मांगता है और उससे कहता है, मिस्टर प्रेसिडेंट सॉरी, मैं आपको उठा के लेकर आ गया वहाँ से। प्रेसिडेंट उसे कहता है, तुम्हें पता है ना तुम चारों तरफ से घिर चुके हो, बच्चे तुम्हारे बचने का कोई चांस नहीं है, तुम्हारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है अब कि तुम खुद को पुलिस के हवाले कर दो। लेकिन तभी बाकी उसे कहता है, एरिजोना स्टेट प्रिजन। इस प्रिजन का नाम सुनकर आपको कुछ याद आया? और दोस्तों ये सुनकर तो आपको समझ आ ही गया होगा कि बाकी किसके बारे में बात कर रहा है। बाकी मिस्टर अनचेंड के बारे में बात कर रहा है। बाकी एक प्रिजनर बनके मिस्टर अनचेंड के पास जाना चाहता है उनसे फाइट करने के लिए। प्रेसिडेंट उसे कहता है, अगर मैं इनकार कर दूं तो? ये सुनकर बाकी उसे कहता है, तो सर प्रॉब्लम हो जाएगी यार थोड़ी, है ना। और अब वो प्रेसिडेंट थोड़े नखरे करने के बाद मान जाता है। कोर्ट में बाकी को बहुत ही जल्दी से गिल्टी साबित कर दिया जाता है। देखते ही देखते रात हो जाती है और रात को बाकी उस प्रिजन में पहुंच जाता है। अब बाकी का फिंगरप्रिंट लिया जाता है, उसकी आंखों को स्कैन किया जाता है और उसके मुंह के अंदर का डीएनए को लिया जाता है। और अब बाकी को प्रिजनर वाले कपड़े पहना दिए जाते हैं और अब बाकी को सीधा मिस्टर ओलिवर के पास लेकर ले जाया जा रहा होता है। अब बाकी मिस्टर अनचेंड के इलाके में पहुंच जाता है और उसका इलाका देखकर बाकी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि वो जगह अंदर से एक लग्जरी होटल की तरह होती है। ये देखकर बाकी हैरान रह जाता है। बाकी समझ जाता है कि मिस्टर ओलिवर तो यहाँ पर किंग बन के रहता है यार। अब बाकी आगे जाकर जैसे ही दरवाजा खुलता है तो वो अपने सामने मिस्टर अनचेंड को पाता है। मिस्टर ओलिवर बाकी का स्वागत करता है और फिर मिस्टर ओलिवर उसे कहता है, मुझे पता है तुम यहाँ पर क्यों आए हो बाकी, लगता है तुम
यहाँ पर मुझसे लड़ने आए हो? मैंने सुना है कि तुमने अपने फादर से भी लड़ने का प्रॉमिस किया है और लगता है तुम अपने प्रैक्टिस के लिए मुझे यूज करना चाहते हो अब। बाकी कहता है हाँ ऐसा ही है। मिस्टर ओलिवर बाकी से कहता है बच्चे क्या तुम्हें सच में लगता है तुम मुझे हरा दोगे? 11 मुल्कों की पुलिस मेरी जान की दुश्मन है, लेकिन तब भी मैं इतनी लग्जरी प्रिजन में रहता हूँ। तुम्हें इस बात से अंदाजा हो जाना चाहिए कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ। और अब बाकी मिस्टर अनचेंड के चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मारता है, लेकिन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग पंच होने के बावजूद भी मिस्टर अनचेंड को कुछ भी नहीं होता। ये देखकर बाकी भी हक्का बक्का रह जाता है। मिस्टर अनचेंड उसे कहता है बच्चे तुम अभी मुझसे नहीं लड़ सकते यार, एक काम करो यहाँ के सबसे सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट से लड़ो जाके। अगर तुमने उसको हरा दिया तो मैं तुमसे फाइट करने के लिए मान जाऊंगा। अब बाकी को उसके सेलर में ले जाया जाता है और अपने सेलर में जाकर वो देखता है कि वहाँ पे एक और बंदा भी है वहाँ पर, जो कि और कोई नहीं बल्कि आयरन माइकल होता है, बॉक्सिंग की दुनिया का चैंपियन। और आयरन माइकल बाकी के कान में आकर बोलता है उसे क्या तुम्हें पता है इस पूरे के पूरे प्रिजन में मैं टॉप 10 में भी नहीं आता हूँ। ये सुनकर बाकी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। बाकी उन्हें इस प्रिजन में भी डरता हुआ देखकर हक्का बक्का रह जाता है। उस सेल के अंदर एक बूढ़ा शख्स भी होता है और वहाँ पे एक चौथा बंदा भी मौजूद होता है। अब अगला दिन शुरू हो जाता है और एक जोरदार घंटी बजती है और सारे के सारे प्रिजनर्स को उठाया जा रहा होता है। अब एक बहुत ही लंबे कद वाला शख्स भी उस प्रिजन में होता है और बाकी उसे अपने सामने खड़ा हुआ देखकर उसे नंबर 2 स्ट्रॉन्गेस्ट समझने लगता है फिर से, लेकिन वो भी नंबर 2 नहीं होता। और तभी उस पूरे के पूरे प्रिजन का नंबर 2 स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन बाकी के सामने आ जाता है और बाकी के सामने आकर उसे कहता है गुड मॉर्निंग बाकी सा। वो बाकी का स्वागत करता है। बाकी उसे देखकर थोड़ा शॉक हो जाता है कि अच्छा तो ये है वो बंदा, इसे हराना पड़ेगा मुझे। और बाकी उसे कहता है अच्छा तो अगर मैं तुम्हें अभी इसी वक्त पटक दूं तो मुझे लगता है इस प्रिजन का सबसे सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन मैं हो जाऊंगा। उन दोनों का कमरा सेम ही होता है। अब बाकी खाना खाने के लिए मेस में जाता है और एक सुमो रेसलर मिस्टर सेकंड के सामने आकर बैठ जाता है और वो मिस्टर सेकंड नंबर से कहता है मैं तुम्हें हराकर यहाँ मिस्टर सेकंड बनना चाहता हूँ ताकि मुझे भी खाने पीने के लिए अच्छी चीजें दी जाएं, क्योंकि बाकी कैदियों को अच्छा खाना नहीं मिलता उस प्रिजन में। और फिर देखते ही देखते वो सुमो रेसलर मिस्टर सेकंड पर एक गन से हमला करने लगता है, लेकिन मिस्टर सेकंड देखते ही देखते उस बंदे को हरा देता है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मिस्टर सेकंड अपने बालों को उखाड़कर उस सुमो रेसलर के कानों में डाल देता है और उसके कान के पर्दों को काट देता है, जिसकी वजह से वो सुमो रेसलर जमीन पर लेटकर तड़पना शुरू हो जाता है और उसके कान में से खून निकलना शुरू हो जाता है। बाकी ये देखकर मिस्टर सेकंड से काफी इंप्रेस हो जाता है कि मिस्टर ओलिवा ने बिल्कुल ठीक कहा था, इस प्रिजन में काफी ताकतवर फाइटर्स मौजूद हैं, जिसमें आयरन माइकल जो कि दुनिया का सबसे नंबर 1 बॉक्सर है। और वो बंदा भी बाकी को यही बता रहा होता है कि मिस्टर सेकंड से दूर रहिए भाई, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक बंदा है। मेरी यहाँ पर पोजीशन है ना जो वो टॉप 10 में भी नहीं है। ये पूरी की पूरी जेल ऐसे कैदियों से भरी पड़ी है जो कि दुनिया के सबसे खतरनाक कैदी हैं। और जैसा कि मिस्टर अनचेंड को पूरी आजादी होती है उस प्रिजन में, ठीक वैसा ही सीन मिस्टर सेकंड के साथ भी होता है। और अब बाकी के ही सेल में वो बूढ़ा आदमी नंबर 2 की स्टोरी बताता है बाकी को कि ये बंदा कोई आम इंसान नहीं है, इसका नाम जिवारू द प्रेसिडेंट है। ये सुनकर बाकी परेशान हो जाता है, क्या ये बंदा एक प्रेसिडेंट है? वो बूढ़ा बाकी को बताता है अमेरिका से कई किलोमीटर दूर एक आइलैंड है जहाँ पर लगभग 20,000 के करीब लोग वहाँ पर रहते। वहाँ पर अक्सर बहुत ही अमीर लोग आया करते थे और वहाँ पर मौजूद गरीब लोगों पर अत्याचार करते थे, लेकिन ये बात जिवारू को बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए उसने उन अमीर लोगों को और उनके जहाजों को लूटना शुरू कर दिया। उस बंदे ने उस कंट्री के 20,000 लोगों को मार्शल आर्ट सिखाने का फैसला किया। उसमें से कई हजार लोग उस ट्रेनिंग के दौरान ही मारे गए, लेकिन बाकी बचने वाले लोग बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। और फिर बड़ी चालाकी से उसने उन सभी के सभी लोगों को अलग अलग कंट्रीज के प्रेसिडेंट के लिए सिक्योरिटी गार्ड की जॉब दिला दी। और ठीक ऐसा ही यूएस के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश के साथ भी हुआ है। और जब वो एक मीटिंग में अपने कुछ ऑफिसर्स के साथ बैठा हुआ जिवारू के बारे में कॉन्वर्सेशन कर रहा होता है कि उस बंदे ने 20,000 लोगों को मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दी है, वो सभी के सभी लोग एक तरह से टेररिस्ट हैं, और अगर हमने उन लोगों को नहीं रोका तो हो सकता है कि फ्यूचर में वो सभी लोग आजादी की डिमांड करें और अपना एक अलग कंट्री बनाने की सोचें, जैसा कि खालिस्तान चाहता है। और जॉर्ज बुश ये सारी की सारी बातें अपने साथियों के साथ कर रहा होता है कि तभी एक सिक्योरिटी गार्ड जॉर्ज बुश के पीछे आकर खड़ा हो जाता है और कहता है अगर तुम हिले और तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा। और जहाँ तक हमारे प्रेसिडेंट जिवारू की बात है तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा, हम सब लोग मिलकर एक अलग कंट्री बनाना चाहते हैं। और वो बंदा जिवारू की बात जॉर्ज बुश के साथ कराता है। जॉर्ज बुश की फट जाती है और वो उन सभी लोगों से कहता है मुझे लगता है हमें इनकी बात मान लेनी चाहिए, ये लोग बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं और हो सकता है कि ये डिफरेंट कंट्रीज के सभी प्रेसिडेंट को मार डालें। और इसी तरह से जिवारू अपने लोगों को आजादी दिलाने के बाद और एक अलग कंट्री एस्टेब्लिश करने के बाद खुद को पुलिस के हवाले कर देता है और इस प्रिजन में आ जाता है। बाकी ये सारी की सारी स्टोरी सुनकर समझ आता है कि जिवारू एक अच्छा इंसान है, पर नंबर 2 स्ट्रॉन्गेस्ट बनने के लिए उसे हराना होगा। वो दोनों आपस में बात कर रहे होते कि तभी मिस्टर अनचेंड भी उस कमरे में आ जाता है और फिर जिवारू और मिस्टर अनचेंड की मुलाकात होती है। दोनों आमने सामने होते हैं और बहुत ही जल्द उन दोनों के बीच में एक ऑफिशियल फाइट होने वाली होती है। बाकी ये बात सुनकर काफी जेलस फील करता है और उन दोनों के कॉलर पकड़कर कहता है सबसे पहले तो बेटा मैं तेरे को हराऊंगा मिस्टर सेकंड, ठीक है, और इसके बाद मैं तुम्हें हराऊंगा मिस्टर अनचेंड। ये सुनकर उन दोनों को गुस्सा आ जाता है और वो बाकी को उठाकर उस कमरे से फेंक देते हैं बाहर। वो इतनी ताकत से बाकी को बाहर फेंकते हैं कि बाकी टकराकर बेहोश हो जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि रात के वक्त आयरन माइकल एक्सरसाइज करने जाते हैं बाहर, लेकिन तभी 3 फाइटर्स वहाँ पर पहुंच जाते हैं जो कि दिखने में एक जैसे होते हैं। उनका यही मकसद होता है कि किसी भी तरह आयरन माइकल को उस
जेल में मार दिया जाए, क्योंकि लोग कभी भी एक ऐसे बॉक्सर की इज्जत नहीं करेंगे जो कि एक जेल में बैठा हो। इसीलिए यूएस की गवर्नमेंट यही फैसला करती है कि आयरन माइकल को मार दिया जाए। और फिर देखते ही देखते वो तीनों गुंडे आयरन माइकल पर हमला कर देते हैं। वो तीनों फाइटर्स एक ट्रायंगल बनाते हैं और उसे बीच में फंसा देते हैं और उसे बुरी तरह से पीटने लगते हैं। तो जिवारू वहाँ पर पहुंच जाता है। अब जिवारू अपने असली रूप में आ जाता है, जो कि था एक पायरेट का फॉर्म, और उनसे कहता है, अगर तुम मेरी असली पावर को देखना चाहते हो तो बस हवा के चलने का इंतजार करो। फिर देखते ही देखते हवा चलनी शुरू हो जाती है और अब जिवारू को उन तीनों की टेक्निक समझ आ जाती है कि वो किस तरीके से लड़ते हैं। वो लोग एक ट्रायंगल बनाते हैं और जिवारू का प्लान ये होता है कि वो एक एक करके इन सभी को हराएगा। वो तीनों समझ जाते हैं कि इस बंदे को हमारी टेक्निक पता चल चुकी है कि हम किस तरह से लड़ते हैं, शायद ये हमें हरा भी दे। और फिर जैसे ही जिवारू के पीछे खड़ा एक फाइटर एक दीवार पर चढ़ जाता है तो जिवारू से कहता है, शायद तुम कुछ ज्यादा ही ऊपर चढ़ गए हो। पीछे खड़ा वो फाइटर उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन जिवारू उसे देख लेता है और एक जोरदार मुक्का उसके सारे के सारे दांतों को तोड़ देता है। ये देखते ही बाकी के दो फाइटर थर थर कांपना शुरू हो जाते हैं और वो फाइटर्स वहाँ से भागना शुरू हो जाते हैं। अब एंड में बस एक ही फाइटर रह जाता है जो कि उस दीवार पर चढ़ा होता है और वो बंदा फिसलता हुआ जमीन पर गिर जाता है। मिस्टर सेकंड काफी अच्छा इंसान होता है, इसीलिए वो उन सभी को जिंदा छोड़ देता है। सभी लोगों को ये खबर पहुंच जाती है कि जिवारू ने आयरन माइकल की जान बचाई है। और अब देखते ही देखते मिस्टर अनचेंड भी जिवारू का वो ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हैं उससे फाइट करने के लिए। और अब उन दोनों के बीच में खतरनाक फाइट होनी शुरू हो जाती है। वो दोनों एक रुमाल को अपने हाथों में पकड़ लेते हैं, जो कि लड़ने की ही एक टेक्निक होती है। वो दोनों फाइटर्स एक रुमाल को पकड़ेंगे अपने लेफ्ट हैंड से और अपने राइट हैंड से ओपोनेंट पर हमला करेंगे। और अब जैसे ही वो दोनों उस रुमाल को पकड़ लेते हैं तो जिवारू मिस्टर ओलिवा के चेहरे पर जबरदस्त मुक्के मारना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे पंच उस पर लग रहे होते हैं तो मिस्टर ओलिवा के मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है। उन दोनों में काफी खतरनाक लड़ाई होती है और फिर मिस्टर अनचेंड उसे कहता है, तो मुझे ऐसे नहीं हरा पाओगे, मैं इस रुमाल को अपनी छोटी उंगली और अंगूठे की मदद से पकड़ूंगा सिर्फ, और अब हम एक दूसरे के ऊपर मुक्के बरसाएंगे। ये तब तक होगा जब तक हम दोनों में से कोई एक बेहोश होकर नीचे जमीन पर ना गिर जाए। अब वो दोनों काफी देर तक एक दूसरे के ऊपर मुक्के मारते रहते हैं, पर उन्हें रियलाइज होता है कि ऐसे तो ये फाइट खत्म नहीं हुई यार, चलो मैं और आसान कर देता हूँ इस मामले को। मैं इस रुमाल को अपनी उंगलियों में नहीं रखूंगा, अपनी हथेली पर रखूंगा, यानी कि मैं इसे पकड़ने की कोशिश भी नहीं करूंगा। ये देखकर सभी के सभी लोग हैरान रह जाते हैं कि अब ये मिस्टर ओलिवा क्या करने वाला है। ये तो कितना ऑब्वियस है कि अगर कोई बंदा किसी कपड़े को पकड़ेगा नहीं तो उसका ओपोनेंट बड़ी आसानी से उस कपड़े को खींच सकता है और उस फाइट को जीत सकता है। दरअसल उन दोनों में से जो भी इस रुमाल को सबसे पहले खींच लेगा वो ये राउंड जीत जाएगा। पर तभी हम देखते हैं कि मिस्टर ओलिवा को अपने ऊपर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है कि उस रुमाल को अपनी हथेलियों पर रखने के बावजूद वो एक ही मुक्के में उसे जमीन में घुसा देते हैं। दरअसल ये मिस्टर अनचेंड की एक प्लानिंग होती है कि अगर मैं उसको अपनी इन बातों में उलझा दूंगा तो मिस्टर सेकंड का सारा ध्यान उसके हाथों पर होगा और वो एक अच्छा सा मौका देखकर उस पर एक जोरदार पंच कर देगा। और ठीक वैसा ही होता है। ये फाइट मिस्टर अनचेंड की गर्लफ्रेंड भी देख रही होती है, जो कि एक मोटी होती है। हाँ, और मोटा होने की वजह से वो खुद को बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं समझती, जैसा कि आजकल की लड़कियां। लेकिन मिस्टर अनचेंड उसे यही कह रहा होता है बार बार, अरे कितनी तो क्यूट है यार तुम। और वो एक जोरदार थप्पड़ जिवारू की छाती पर मारता है, जिसकी वजह से जिवारू हवा में घूमता हुआ और उड़ता हुआ एक दीवार से टकरा जाता है और बेहोश हो जाता है। सभी के सभी लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं और समझ जाते हैं कि मिस्टर अनचेंड को दुनिया का सबसे ज्यादा खतरनाक आदमी क्यों कहा जाता है। अगर कोई यूचिरो हानामा के बाद सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है तो वो मिस्टर अनचेंड ही है। अब थोड़ी देर बाद जिवारू होश में आ जाता है और अब वो एक पायरेट की तरफ फाइटिंग स्टार्ट कर देता है, पूरी ताकत लगाता है और मिस्टर अनचेंड पर एक मुक्का मारने की कोशिश करता है। लेकिन मिस्टर अनचेंड का अटैक इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि वो उसे मुंह से पकड़कर नीचे जमीन में घुसा देते हैं और जिवारू वो फाइट हार जाता है। जिवारू को ये देखकर यकीन नहीं आता कि ये कैसे हो सकता है भाई। बाकी और अनचेंड की फाइट होने वाली होती है, लेकिन बाकी मिस्टर अनचेंड से कहता है कि सर आपने अभी जिवारू को हराया तो मुझे लगता है कि आपको कुछ खा पी लेना चाहिए लड़ाई करने से पहले। फिर बाद में मत कहना कि मैं थका हुआ था, मैं ये था, मैं लड़ाई कर चुका था उससे, थोड़ा रेस्ट करो और उसके बाद मुझसे लड़ने आना तुम। और इस सीरीज का 6th पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस अगले पार्ट में मिस्टर अनचेंड और बाकी की फाइट होने वाली है। और गाइस क्या लगता है आपको कि कौन जीतेगा इन दोनों में? नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। और गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक जरूर कर देना और मिलते हैं इसके अगले पार्ट में।